Hello, good morning, all of you. I am going to start today in our lecture, class 9th, chapter number first, matter in surrounding. Today our topic change of state. मैंने लास्ट लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सब लोगों से एक डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन मैंने किया था कि क्या मैं यानी कि हाउ डू यू चेंज या हाउ कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर या व्हाट डू यू चेंज स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम स्टेट ऑफ मैटर को यानी कि मैटर की जो फिज़िकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या उनको मैं आपस में चेंज कर सकता हूँ? दैट मीन्स कि सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, या आल्सो चेंज टू द गैस टू सॉलिड विदाउट द लिक्विड, एंड आल्सो चेंज टू सॉलिड टू गैस विदाउट लिक्विड, वॉट एवर। ये सारी चीज़ों को हमने आपसे पूछा था, क्या ये सारी चेंज हो सकते हैं? तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि एक अचीवर होना चाहिए कि हमें किस बेस पे या किस फिनोमिना पर हम ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो जो फिनोमिना है वो दो बड़े फिनोमिना है हमारे पास, कि एक तो हम चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करे, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करे या टेम्परेचर को डिक्रीज करे, या फिर टेम्परेचर के साथ कुछ खेल खेला खेलेंगे तब, या घटाए बढ़ाए, ये सारी बातें करें। और सिमिलरली उसी चेंजिंग द प्रेशर पे बात करें, मतलब कि अगर हम प्रेशर को भी चेंजिंग करें, सिमिलरली मतलब उसका भी हम क्या करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, टेम्परेचर को प्रेशर को बढ़ाए या फिर प्रेशर को क्या करें, हम कम करें। तो ये सारी बातें इन दो सारे अचीव से हम किसी जो फिजिकल के स्टेट है, मैटर के जो फिजिकल स्टेट है, उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। तो आज का यही हमारा वीडियो लेक्चर है। आज का टॉपिक पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ चेंजिंग द टेम्परेचर पर डिस्कस करने वाले हैं, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कैसे फिजिकल स्टेट चेंज होता है, डिक्रीज करते हैं तो कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या, कि चेंजिंग द प्रेशर। आज हम डिस्कस जो बातें करेंगे, सारी जो बातें होगी सिर्फ टेम्परेचर की बातें होंगी, प्रेशर की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एक आराम आराम कंसेप्ट से समझते हुए चलेंगे। दूसरी बात कि आप इनकी जितने भी इसमें पॉइंट लिखे गए हैं, सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, राइट नोट में आपको लिखना ही है, ठीक है, नोट करना है इन सब चीज़ों पॉइंट को, और ताकि आपका नोट्स भी बनते हुए जाए। खुद से नोट बनाओगे तो बेटर रहेगा। बाकी ओवरऑल में सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले जब इन्हें बातें की है कि जो फिजिकल का स्टेट जो चेंज होगा वो किस पर होगा, टेम्परेचर पर होगा। तो क्यों ना पहले हम टेम्परेचर को ही समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर। क्या समझते हो टेम्परेचर को? जैसे मैं पूछूँ, एक क्वेश्चन में करूँ कि एक कप की चाय रखी है, और या भी ऐसे में पूछूँ कि जैसे समर के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया। फिर अगर विंटर टाइम आता है तो कहते हैं कि थोड़ी सी कूलिंग लग रही है, ठंडी लग रही है, ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया। तो कैसे ये कह रहे हैं, इसे बातों कैसे कहते हैं, कि हम टेम्परेचर किसे कहते हैं, हम ये हम जानना चाहते हैं। तो भाई टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है कि कोई भी हॉटनेस या फिर कोई भी जो कोल्डनेस होती है, ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस होती है, उसको जिसमें मेज़र करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। क्या मैंने बोला? कोई भी हॉटनेस, जैसे मान लो गर्मी बढ़ रही है तो मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है। तो हम गर्मी लगने का मतलब कैसे हो गया, उस मेजर किसमें किया, उसका हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया तो हमें पता चला कि हाँ अब गर्मी बढ़ी हुई, यानी टेम्परेचर बढ़ा है। अगर गर्मी कम हो गया मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं टेम्परेचर को, कि मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी सब्सटेंस हो, उसका हॉटनेस और उसकी कोल्डनेस को जिसमें मेजर करते हो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 यूज स्केल्स होते हैं हमारे पास। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है टेम्परेचर या 3 स्केल आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो पहले हम थोड़ा बहुत इन टेम्परेचर के बारे में आपको समझा दें ताकि पूरा डिटेल समझ में आ जाए। उसके बाद हम इस पर कैसे टेम्परेचर को हम चेंज करके फिजिकल स्टेट हम कैसे चेंज करेंगे, सॉलिड टू लिक्विड कैसे जाएंगे या गैस से लिक्विड कैसे आएंगे, ये सारी बातें वॉटेवर सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम टेम्परेचर को समझ लेते हैं। तो बेटा टेम्परेचर को मैंने कहा कि मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या है, तीन बहुत बड़े स्केल है। और जिसमें सबसे पहला जो है कौन सा है, सेल्सियस स्केल, यानी इसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। अब मैं पूछूं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है,
अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 0 डिग्री सेल्सियस बोलोगे। अगर पूछो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिग्री सेल्सियस में, आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बेटा इन सबको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जब हम फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे, टेम्परेचर का खेलेंगे, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, डिग्रीज करेंगे, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये टेम्परेचर को मेज़र करने की सबसे पहला जो स्केल था वो डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्केल्स होता है फ़ारेनहाइट्स होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट का अगर पूछे हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको फ़ारेनहाइट में बताना, तो क्या बताओगे, 32 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं पूछो उसी में फ़ारेनहाइट में पूछो तो क्या बताओगे, 212 फ़ारेनहाइट बोलोगे। और एक बड़ी बात आपको बताएं, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जो कि यहाँ पे है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और कभी कभी हमसे पूछा भी जाता है कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया गया है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फिर फ़ारेनहाइट अगर आपको दिया गया है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप है और ये फार्मूला भी है, ठीक है। हालांकि मैं इस पर आपको लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगा और समझाऊंगा कैसे होता है ये, ठीक है। तीसरा जो इसका जो स्केल है वो केल्विन, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, के से। इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है, और जनरली हम ज़्यादातर हम केल्विन को ही यूज करते हैं। अगर आप हायर क्लास में आएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन जब पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स या व्हाटएवर बहुत सारे क्वेश्चन जब आप करोगे फिजिकल केमिस्ट्री से, तो आपको ज़्यादातर केल्विन ही यूज करने को मिलेगा। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, के से कहते हैं। और ये एक टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, केल्विन जो है टेम्परेचर की एक एसआई यूनिट भी है ये। अच्छा, अब यहाँ तुमसे पूछा जाए कि वही अब वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट आप केल्विन में बताओ, तो क्या बोलोगे, 273.15 बोलोगे, या अप्रॉक्सीमेट लगभग इसको 273 हम बोलते हैं। एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू होती है वो 273 1 पॉइंट होता है, लेकिन पॉइंट नहीं लगाते हैं, इसको हम 273 केल्विन ही बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट मानते हैं। और अगर मैं पूछूं कि वही वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर मैं पूछूं कि उसमें केल्विन बताओ, तो क्या बताओगे, 373 केल्विन बताओगे। अब ये सोचो ये कैसे हुआ, तो इसमें भी एक रिलेशनशिप है कि सेल्सियस और केल्विन के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो क्या है कि K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आप अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस दिया गया, जैसे वहाँ पे देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना था, 0 था, तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितना, 0, तो ऐड करोगे कितना आएगा, 273 केल्विन आ गया। और यहाँ पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा, तो 373 केल्विन हो जाएगा। और बेटा ये देखो नीचे तीनों स्केल दिए गए हैं अलग अलग, आपको जो सबसे छोटी यूनिट होता है उसमें देखो जो वाटर का फ्रीजिंग जो पॉइंट देखा, देखो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, और वही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, तो फ़ारेनहाइट में भी दे रहा है, केल्विन में भी बता रहा है। तो ये आपको स्केल दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, एक कंपटीशन विंडो से अगर हम देखें तो कुछ और भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी होती है एसआई यूनिट की, जैसे उसकी सिंबल भी होते हैं, यूनिट्स उनका क्या होता है और क्वांटिटी क्या होते हैं, वो जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं वो उसकी हम बातें कर लेते हैं। जैसे हम लेंथ की बात कर लेते हैं, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, उसका सिंबल क्या होता है, एम होता है। दूसरा होता है मास, जिसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, केजी होता है। तीसरा होता है टाइम, फिर टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर। तो इन सब की क्या है एक यूनिट भी दे रखी है, टाइम का जैसे सेकंड है, टेम्परेचर का फिर केल्विन है, देखो एसआई यूनिट, वॉल्यूम का क्यूब मीटर है, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर क्यूब मीटर होता है, और प्रेशर का पास्कल भी होता है, एटमॉस्फेरिक भी होता है, और क्या होता है आपका बार भी होता है, ठीक है। यहाँ पास्कल लिखा है, तो जिसका रिप्रेजेंट किसके किया है, PA से किया है। अच्छा, सम मोर यूनिट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड प्रेशर, तीनों से रिलेटेड कुछ और भी यूनिट है, और एक कन्वर्जन भी है कि किलोग्राम से ग्राम में कितना होता है, लीटर से सेंटीमीटर में कितना होगा, मीटर क्यूब कितना होगा। प्रेशर की बात अगर की जाए तो जो प्रेशर होता है वो ATM में होता है, सेंटीमीटर ऑफ SG, MM ऑफ SG यानी में
उसमें होता है, पास्कल होता है, टॉर में भी होता है। 1 एटमॉस्फेयर कितना बराबर होता है, 76 CM ऑफ एजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब आपको आना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सारी वैल्यू जो है, ये जो सारी यूनिट जो है और इनके जो नंबर हैं, ये जितने भी यूनिट के, यानी जो भी ये सब बताया जा रहा है इनकी वैल्यू की जो इंटर कन्वर्जन है, ये आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को इतना पता भी नहीं होता है ये सब कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल का सबसे पहला जो बेस होता है ना, वो एक कन्वर्जिंग होना चाहिए, आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो यहाँ से आपको इस चीज़ की बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने लेक्चर में शुरुआत किया, अगर आपको साइंस ईजी करना है तो आप हर एक कंसेप्ट को समझिए, तो आपको पूरा नॉलेज समझ में आ जाएगा, तभी आप समझ पाओगे सब चीज़ों में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर से हमें तो कंफर्म पता चल गया कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, अब इसी टेम्परेचर की बेस को चेंजिंग करके, टेम्परेचर को हम चेंज करके हम जो मैटर का जो फिजिकल स्टेट है, तीनों स्टेट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे हम टॉपिक पे ही है चेंज ऑफ स्टेट, तो आपको हम थोड़ा सा पहले एक्सपेरिमेंट पे ले चल रहे हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में कर रहे हैं, केमिस्ट्री लैब में कर रहे हैं, या अपने घरों में भी कर सकते हो, जहाँ भी करेंगे, लेकिन एक रूम टेम्परेचर पे ही कर रहे हैं। और इन केस की इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट में आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो अगर जो भी सब्सटेंस इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करता है या इक्वल होता है, तो सारी जो भी कंडीशन आपकी करनी हो, आप किस पर करोगे, इस इन्वायरमेंट के प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो मैं यहाँ पे लिखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या उसी को हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ HG या mm आप HG में बात कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कहाँ है, यहाँ है, देखिए। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में लिखा ये गया है कि जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यानी यहाँ ये कह रहा है कि जब हम मैटर के जो फिजिकल स्टेट होते हैं, जब उनको चेंज के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस बात को समझा रहा है कि कैसे होता है। तो देखो, ये एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले मैं आपको छोटी मोटी और बातें बताएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या रीज़न है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपको मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, जैसे आइस, थर्मोमीटर, बीकर। ठीक है, और सारा जो प्रोसेस है मैं आपको समझा रहा हूँ, इस प्रोसेस में हो भी क्या रहा है वो भी समझाऊंगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा, इन सारी बातों को मैं आपको समझा सकता हूँ। तो देखो ध्यान से मेरी बात को, जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे देखो, जहाँ पे थर्मोमीटर लिखा है वहाँ पे वही आपका थर्मोमीटर है कि टेम्परेचर को आपको मेज़र करना होगा। और जो थर्मोमीटर जिस पर वो प्लग हुआ है वो क्या है, ब्यूरेट स्टैंड है। एक ट्राइपोड है जिस पर आपका एक बीकर है, और बीकर में क्या रखा गया, आइस या क्यूब लिया गया, पीस लिया गया है, और नीचे से क्या लगाया गया, एक बर्नर लगाया ताकि हीट करना पड़े, हम हीट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर के लिए। और ग्लास स्टील है यहाँ पे हिलाने के रखा गया है ताकि। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, मान लो ये सारी सेटअप हमें तैयार हो गया, हम एक केमिस्ट्री लैब में है, हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर में आइस के टुकड़े लिए हुए हैं, और उस पर एक थर्मोमीटर लगाया, और नीचे से हम बर्नर लगा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर देने, हीट कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे पूछा था कि सॉलिड लिक्विड के कंपेयर में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो क्या मैं सॉलिड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता हूँ? डेफिनेटली बढ़ा सकता हूँ। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मैंने काइनेटिक एनर्जी बताया था क्या होता है, कि वो एनर्जी जब कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस क्या करती है बेटा, मोशन करती है, तब उसकी एनर्जी जो कहलाती है, जो रिक्वायर होती है एनर्जी, तो क्या कहलाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे भी कुछ फिनोमिना ऐसा होने वाला है कि कुछ जो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, तो पार्टिकल को मूव करने के लिए जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होती है, तो वो क्या करना पड़ता है, हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब पता है कि सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम इनके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी हीट ज़्यादा हम देते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, एक वाइब्रेट होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स अपने पोजीशन को क्या करेंगे, लीव करेंगे, छोड़ेंगे। और छोड़ने की वजह से क्या होगा बेटा कि इनके अंदर फ्री पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, मोशन करना स्टार्ट करेंगे। और जो ही मैंने कहा कि अभी उसकी तब काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये कंडीशन हो रहा है उसके अंदर। और जैसे ये कंडीशन होगी तब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आप पूरा अपना आइस आप देखोगे अपने कि उस थर्मोमीटर पे कि जैसे वो आइस का पीस जैसे वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे एक टेम्परेचर आपको नोट करना होगा और आप देखना होगा कि आप टेम्परेचर क्या वहाँ से फिक्स होगा। देखो जब तक वो पूरी तरह से सॉलिड जो आइस का जो आइस क्या होता है भाई, सॉलिड में होता है, तो जो वो मेल्ट ना हो जाता है तब तक वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स रहता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। वही ये बात यहाँ पे लिख रहा है इस स्क्रीन के ऊपर, वही ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि जैसे और जब तक पूरी तरह से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाता है तब तक टेम्परेचर वहाँ पे रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये फिनोमिना से हमें ये पता चला कि हम चेंजिंग किस में की है, टेम्परेचर को बढ़ाकर चेंजिंग किस में जा रहे हैं, हम एक सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। और जो इस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हुआ है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हालांकि मैं इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, इसके मैं आप यहाँ पे आपको ले रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो आप इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा आइस जो होते हैं उनके पार्टिकल्स देखो एकदम इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम है। फिर उसको हीट देने पर वाटर यानी लिक्विड में होता है, फर्दर हीट देने पर क्या हो जाते हैं, वेपर के फॉर्म में हो जाते हैं। फिर फर्दर उनको हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो कूल करने पर वो वापस लिक्विड में, लिक्विड से वापस किस में आ जाते हैं, आइस में आ जाते हैं। तो जो अभी मैंने जो प्रोसेस आपको समझाया कि जो आइस मेल्ट हुआ और कन्वर्ट किस में हो रहा है, लिक्विड में, तो उस चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज बोलते हैं उसको। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग, कि जब कोई सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस जब कोई चेंज करता है लिक्विड में ऑन हीटिंग करने पर उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं सब्सटेंस का। तो वो भी डिफाइन कर दिया गया है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब एक और बड़ी बात है कि जैसे मान लो डिफरेंट सॉलिड, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के जो सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट के लिए डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होती है, किसी की हायर होती है, किसी की लोअर होती है। उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि आपको सबको पता है कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ आयरन की, तो आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली होते हैं, एकदम से बहुत ही क्लोज होते हैं, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो उसका तो मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसको मेल्ट होने में बेटा टेम्परेचर हीट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए टेम्परेचर उसका क्या होता है, हायर होता है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, मैंने वही कहा आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट कहता है 1535 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आयरन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस बेस से हम कहते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब ज़्यादा होगा ना, तो उसका ये भी हम पता लगा सकते हैं कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको मेल्ट होने में इतना टेम्परेचर लिया, इतना हीट रिक्वायर किया है, तो उसको उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो ये पहली चेंजिंग हमने पढ़ा, टेम्परेचर को हीट किया, टेम्परेचर को चेंज करने पर इन्हें इंक्रीज़ किया टेम्परेचर, तो हम सॉलिड से लिक्विड में आए। अब सुनो, कंटिन्यू लिक्विड उस बीकर में है ही है। अब कंटिन्यू आप क्या करो, उसको हीट देते रहो, यानी कि बर्नर से आप हीट देते रहो, जलाते रहो, और जो बीकर आपका क्या होता है, हीट होता जाएगा। तो हीट होता जाएगा, तो जब आप पहुंचोगे, देखो ये जो कंडीशन हुई थी जब सॉलिड मेल्ट हुआ था, यानी उसका कौन सा टेम्परेचर था, 0 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि अभी आपको मैंने वही बताया था कि वाटर का अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब वही कंटिन्यू लिक्विड अगर आप कंटिन्यू हीट कर रहे हो, कंटिन्यू मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो एक ऐसे टाइम पे पहुंचोगे कि वो लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल करेगा। और जैसे वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करेगा तो उसमें वेपर निकलना स्टार्ट होगा, और उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं या बॉइलिंग बोलते हैं। और वहाँ पे भी वही कंडीशन है, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा बॉइलिंग
पॉइंट कहलाता है। तो ये चेंजिंग कौन सी कहलाती है हमारी, लिक्विड टू गैस चेंजिंग कहलाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ये आपको कंडीशन समझ में आ जानी चाहिए कि इसको हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा कि कोई भी फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो रहा है उसके दौरान, तो वहाँ पे उसकी जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब तक वो पूरी तरह से वेपर नहीं हो जाता तब तक वहाँ पे क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज बोलते हैं। तो इसको भी डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, इसको डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस इन विच एट लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग या वेपराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पे होगा उससे हम क्या बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा उससे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो वो भी लिखा है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल एंड चेंज इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी बात इसमें हम आपको बताएं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी बता दिया था कि 373 केल्विन होता है। अब पता चल गया कि क्यों 373 होता है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वो वाटर बॉयल करता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में यही समझाया था कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या होता है कि K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। तो वहाँ से आया 373 केल्विन आया। तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कि वो टेम्परेचर है जब वाटर जो क्या करता है आपका, बॉयल करता है। अब इसमें भी कंडीशन वही है कि इसका भी बॉइलिंग पॉइंट वही हायर होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पार्टिकल के बीच में स्ट्रांग होगा, तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। तो ये चेंजिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई। टेम्परेचर को बढ़ाए हमने, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर हम सॉलिड टू लिक्विड में गए, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन या मेल्टिंग बोले। जिस टेम्परेचर पे हुआ उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोले। लिक्विड टू गैस चेंजिंग में गए, टेम्परेचर को बढ़ाए नहीं, टेम्परेचर ही बढ़ा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमने कहा बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। और जिस टेम्परेचर को उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको ना उल्टा बताते हैं। अब हम आपको करके ये बताएंगे कि टेम्परेचर को आप डाउन करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो हम गैस से किस में आएंगे बेटा, लिक्विड में आएंगे। और फिर लिक्विड से हम किस में आएंगे, सॉलिड में आएंगे। जैसे कि आपने जो आइस जो बनता है आपका, वो कैसे बनता है, उस प्रोसेस बनता तो आपको सबको पता है कि आप जनरली क्या करोगे, पानी लोगे, फ्रीज में रख दोगे, कुछ देर के बाद आपको उसमें ये देखेगा कि आपको दिखाई देगा उसके अंदर कि वो आइस बन चुका है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते क्या हैं, उसे हम वो भी चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं उसको भी कि वो क्या प्रोसेस कहलाती है। जैसे इसमें सबसे पहले है कि गैस टू लिक्विड चेंज। अब मान लो वेपर बन रहा है, अब ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को मैं आपको बता दूं कि क्लोज कंटेनर होगा। ये आप अपने घरों पे भी कर सकते हो कि मान लो एक बॉयल ले लो, कोई बॉयल नहीं, कोई ऐसी या कुकर ले लो, देख लो, ठीक है। कुकर में आप पानी डाल लो, और कुकर क्या होता है, क्लोज कंटेनर होता है। आप कुकर पे बना ऑफ कर लो, उसको बंद कर लो, तो होगा क्या कि आपने देखा होगा जब पानी हीट होता है, जब टेम्परेचर देते हैं, वो बनने क्या होगा, पहले बॉइलिंग होगा, यानी वेपराइजेशन पहले बनेंगे। और जैसे वेपराइजेशन बनेंगे तो क्लोज कंटेनर, तो सारे वेपर तो निकलेंगे नहीं, उसके सरफेस पे क्या होंगे, सारे लगे हुए रहते हैं। तो जब आप टेम्परेचर को हटा दो, मतलब टेम्परेचर को मतलब क्या, बर्नल हटा दो, आप यानी हीट देना प्रोवाइड बंद कर दो, टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वेपर के क्या निकलते हैं, ड्रॉप निकलते हैं। क्या निकलते हैं वहाँ वेपर के बेटे, ड्रॉप्स आते हैं वहाँ पे। तो वो जो ड्रॉप आते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पे भी लिखा ही है डिफिनेशन में कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम एक भी कह सकते हैं कि एक वेपराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। भाई गैस लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो वेपराइजेशन, गैस से हम लिक्विड में आ रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी ऑन कूलिंग हो रहा है ना, टेम्परेचर अप डाउन कर रहे हैं तो कूलिंग करने पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका फॉर्मेशन क्या बनता है, आपने जैसे देखा होगा ड्यू का बनना आप लोग जो देख रहे हो, तो यही प्रोसेस होता है। जैसे फॉग होता है, जैसे क्लाउड्स होता है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है कंडेंसेशन के आपको यूज करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंडेंसेशन आपके लिए, ठीक है।
तो आप हायर क्लास में आओगे तो इसका प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में अच्छे ढंग से आएगा। हाल फिलहाल के लिए हमें इतना समझना है कि कंडेंसेशन किस प्रोसेस कहते हैं, जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और एक क्लोज कंटेनर में, सारी अभी हम ओपन कंटेनर में कर रहे थे जब सॉलिड टू लिक्विड टू गैस जा रहे थे, अभी सारी बातें किस में होगी, सारी बातें होंगी कि क्लोज कंटेनर में होगी। ठीक है, तो दूसरा जैसे प्रोसेस, अब लिक्विड बना लिए, अब लिक्विड से अगर हमें सॉलिड में आना है तो फ्रीजिंग, वही जो आइस बनता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द प्रोसेस चेंजिंग अ लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय द कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे होगा फ्रीजिंग उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं हम। ठीक है, अच्छा, इज इट आल्सो कॉल्ड द सॉलिडिफिकेशन या रिवर्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि लिक्विड टू सॉलिड जाने में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में स्टार्ट करने से पहले मैंने ये भी आपको बोला था कि हम एक और इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि जो विदाउट लिक्विड, यानी कि बिना लिक्विड के ही सॉलिड से सीधा किस में हम चले जा सकते हैं, गैस में, या फिर गैस से सीधा किस में आ सकते हैं, सॉलिड में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे कहा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि गैस टू सॉलिड चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा कैम्फोर, क्या देखा होगा, कैम्फोर। कैम्फोर क्या क्या होगा, देखो जलाते हैं तो वेफर सीधा बनने लगता है ना, जलने के बाद क्या बनता है, वेफर बनने लगता है, लिक्विड नहीं होता है। और भी जैसे बहुत सारे इससे एग्जांपल है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि यहाँ पे स्क्रीन में आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि देखो लिखा है, प्रैक्टिकली आपको मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक चाइना डिश होता है जिसके अंदर आप क्या लेते हैं, कैम्फोर लेते हैं और एक फायर गोश्त लगाते हो और बर्नर के ट्राइपॉड पर, और चाइना डिश के ऊपर एक हम क्या लगते हैं, फनल रख देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड एक फनल रख देते हैं और उस फनल पर हम क्या करते हैं, कॉटन से प्लग करते हैं ताकि उसके वेपर ना निकले। तो आफ्टर सम टाइमिंग के बाद आप देखोगे कि उसमें कुछ फनल पे चारों तरफ क्या लगे होते हैं, कुछ वेपर्स लगे हुए होते हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के फॉर्म, यानी कि गैस के फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लिख भी सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन हीटिंग इन वाइस वर्सा ऑन कूलिंग, यानी कि अगर हम हीटिंग भी करें तो और हम कूलिंग करते हैं तो, ठीक है, विदाउट द पासिंग थ्रू द इन्वर्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हालांकि ये प्रैक्टिकल आप ये इनऑर्गेनिक जब एनालिसिस करोगे क्लास 11th में आके, तो वहाँ आपको इसका आपको ज़्यादा यूज करने को मिलेगा। तो यहाँ से देखो, सॉलिड कन्वर्टेड टू वेपर ऑन हीटिंग, और फिर वेपर से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्टिंग टू सॉलिड ऑन कूलिंग पर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस यहीं तक करेंगे, तो टेम्परेचर से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे देखेंगे कि प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने पर क्या इन फिजिकल स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा। तो आप इतना आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जब भेजूंगा तो इसके बाद आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक अपना इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा। थैंक यू।